कल हमने दोस्तों यानी संभागवार जिलेवार अध्ययन किया था दोस्तों। यानी जितने भी संभाग आते थे दोस्तों, यानी जितने भी उसके अंदर संभाग के अंदर जो जिले दिए रखे दोस्तों, उसके अंदर हमने अध्ययन किया था दोस्तों। दोस्तों आज हमारा टॉपिक दोस्तों भौगोलिक स्थिति, यानी मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यानी कि उसका जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत का जो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक जो स्थिति, यानी कि उसकी जो उसका यानी कि जो क्षेत्रफल दोस्तों वो किस तरीके से दोस्तों, और बात करें यानी दोस्तों यानी कि भौगोलिक स्थिति हमारे जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है दोस्तों, इस टॉपिक पे अंदर बात करें दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने अपने जो दोस्तों मैंने पढ़ा था तो राज्य का सामान्य जानकारी पढ़ा दोस्तों, उसके बाद राज्य का पुनर्गठन पढ़ा दोस्तों, उसके बाद जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या पढ़ा दोस्तों। उसके बाद हमने दोस्तों बात करें यानी दोस्तों मध्य प्रदेश के जो संभाग और जिलेवार अध्ययन, यानी कि जिसके अंदर दोस्तों हमने उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग दोस्तों, उसके बाद हमने बात करा दोस्तों भोपाल संभाग, फिर होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग पढ़ा दोस्तों। उसके बाद हमने दोस्तों यानी कि जबलपुर संभाग पढ़ा, शहडोल संभाग पढ़ा दोस्तों। उसके बाद हमने दोस्तों यानी कि हमारा जो ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग पढ़ा, सागर संभाग पढ़ा, और कल दोस्तों हमने यानी पढ़ा है दोस्तों वो है दोस्तों ग्वालियर संभाग और दोस्तों चंबल संभाग दोस्तों। इस तरीके से हमने संभाग और अध्ययन जिलेवार अध्ययन कर दिया दोस्तों। यानी इसके अंदर दोस्तों आपको हर एक प्रकार की जानकारी दोस्तों हमने यानी कि इस वीडियो में अगले जो पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बता दिया है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक दोस्तों यानी कि आज का जो टॉपिक दोस्तों हम बात करेंगे, पांचवा जो टॉपिक बनता दोस्तों हमारा बनता दोस्तों यानी भौगोलिक स्थिति दोस्तों, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की एग्जाम किसी भी मध्य प्रदेश की एग्जाम देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी यानी मध्य लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी एग्जाम हो दोस्तों, बात करें एमपीबी यानी कि दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की एग्जाम हो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत की भौगोलिक, यहाँ तक कि दोस्तों आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में आप जहाँ रहते हैं दोस्तों उसका भी ज्योग्राफिकल इंटरफेस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भौगोलिक स्थिति एक ऐसी स्थिति दोस्तों जो कि जिसके बारे में यानी दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक इंसान होता है जिस इलाके में रहता है, जिस एरिया में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, जिस जहाँ पे भी वो रहता है दोस्तों, उस स्थान का दोस्तों उसे यानी कि हर प्रकार का उसे यानी कि उसका मतलब एरिया का पूरा जानकारी होना चाहिए। ठीक उससे जो हमें मध्य प्रदेश के जो अंदर रहते तो मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी हमें पता होना चाहिए दोस्तों की, यानी कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक जानकारी वो क्या है दोस्तों। यानी कि मध्य प्रदेश का यानी कि उसका क्षेत्रफल किस तरीके है दोस्तों, उसकी ऊपर से लगा यानी उत्तर से लगा दक्षिण तक और पूर्व से लगा पश्चिम, उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर जिले कितने, संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, जिले के अंदर तहसीलें कितने हैं, तहसीलों के अंदर जनपद पंचायत कितने, जनपद कितने, जनपद के अंदर पंचायत मतलब विकासखंड कितने, विकासखंड के अंदर जनपद पंचायत कितनी है, जनपद पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत कितनी, ग्राम पंचायत में गाँव में कितने, ये सारी यानी कि हर एक प्रकार से हमें यानी कि जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मध्य प्रदेश का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है भौगोलिक स्थिति। तो दोस्तों हम ज्यादा बात नहीं करते हो दोस्तों, हम ये बस ये बात करेंगे दोस्तों कि भौगोलिक स्थिति यानी कि उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है दोस्तों। यानी मैंने पहले बताया ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपको यानी कि अपने एग्जाम्स बेस पर यानी कि दोस्तों अपने परीक्षा के आधार पर और अपने दोस्तों यानी कि अपने परीक्षा आधार परीक्षा आधार पर एग्जाम के बेस पर दोस्तों बात करें यानी कि अपने नॉलेज के बेस यानी कि आपकी जो आपकी यानी कि शिक्षा यानी दोस्तों आपको यानी कि आपका जो जनरल नॉलेज है सामान्य अध्ययन के आधार पर, दोनों आधार पर हम कवर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों भौगोलिक स्थिति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छे से जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी हो जाएगी दोस्तों। एक बात और बता दोस्तों, हर एक वीडियो में दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हर वीडियो को आप अच्छे तरीके से रीड करें, समझे, पढ़े और उसको याद रखने की कोशिश करें दोस्तों। मेरा सिद्धांत होता है दोस्तों आपको किसी भी चीज से यानी कि उस मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से और दोस्तों यानी कि उसके सारी यानी उसकी ऐतिहासिक यानी कि उसका हिस्टोरिकल आधार पर दोस्तों दोस्तों यानी दोस्तों यानी कि भौगोलिक यानी ज्योग्राफी आधार पर उसका आर्थिक यानी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल आधार पर दोस्तों बात करें, आर्थिक यानी इकोनॉमी आधार विविध प्रकार की जानकारी दोस्तों हम आपको यानी कि इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं, जिससे दोस्तों आपको यानी कि हर एक जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों यानी कि आपको यानी कि मेन चीज ये कि हर एक टॉपिक जो मध्य प्रदेश के अंदर से उसको परिचित करा जाए। क्योंकि दोस्तों हर एक टॉपिक आपके लिए मध्य प्रदेश का हर एक टॉपिक मान लीजिए कोई सा भी टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, और कोई सा भी टॉपिक कहीं से भी कोई सी भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों हमें यानी कि ये पॉइंट वार तो चलो ठीक है अध्ययन करते लेते हैं, लेकिन दोस्तों यानी उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसका टॉपिक वाइज भी अध्ययन होना जरूरी है, उसका यानी कि मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरी अध्ययन होना जरूरी है, ये भी होना बहुत जरूरी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मेरा मोटिवेशन आपको लिए यही रहेगा दोस्तों कि भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जितना अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे उतना जल्दी हम अच्छी तरीके कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आपको अच्छी जानकारी देने की जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और मैं दोस्तों कोशिश करूंगा, पहले मैंने बता दिया दोस्तों, पहले मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे इमेज वाइज यानी कि आपको एक फोटो के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों, फोटो के माध्यम से यानी कि आपको चित्र के माध्यम से मैं
परिचित करवाऊँ भौगोलिक से। जो दोस्तों वो तो हमारे राज्य का पुनर्गठन सामान्य जानकारी यानी कि राज्य की सामान्य जानकारी, राज्यों का पुनर्गठन था दोस्तों। और बात करें दोस्तों संभागवार जिलेवार अध्ययन, उसमें कोई फोटो नहीं लगा सकते, उसमें कोई इमेज ज़्यादा कोई ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें दोस्तों मेरा थोड़ा सा ये रहेगा, इसका मैं इस अंदर का थोड़ा उस समय आपको यानी कि अच्छी तरीके से भौगोलिक हिस्से के बारे में पूरा कवर कर पाऊँ, जिससे कि आपको दोस्तों की हर एक जानकारी, हर एक प्रकार की जिससे दोस्तों आपको यानी कि एक ही बार में मेमोरी में इतनी तरीके से आपके अंदर यानी कि वो बैठ जाए, फिट हो जाए, जिससे कि आपको दोस्तों कि आपको उस चित्र के माध्यम से। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि हम उस जो क्षेत्र के आधार पर आपको अच्छी तरीके याद रहे दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपको एग्जाम में वहाँ पे चित्र या कोई फोटो या वहाँ पे कोई मायने नहीं रखे दोस्तों, वहाँ पे तो आपको कंटेंट मायने रखेगा। आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आपको वहाँ पे लगाना है। अब मैं थोड़ी सी बात करूँ दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको यानी कि चित्र, उससे कोई मतलब नहीं रखता दोस्तों, आपको रखता है दोस्तों मतलब ये चित्र और फोटो लगाने का माध्यम ये है दोस्तों कि आपको वो भी इंसान पढ़ सके, वो भी आदमी या फिर वो इंसान, वो मतलब एक ऐसा इंसान भी मतलब इस कंटेंट को पढ़ सके दोस्तों, जो कि मतलब वो तैयारी एग्जाम की ना कर रहा हो लेकिन वो जानना चाहता हो। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों मुझे फोटो और इमेज दोनों नहीं, वरना पढ़ने वाले के लिए तो कोई फोटो ना इमेज ना कोई मायने रखता है, उसके पास कंटेंट मायने रखता है कि नहीं, मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फोटो और इमेज मायने नहीं रखेगा दोस्तों आपको यानी आपको दोस्तों यानी पूरा आपको यानी कि भौगोलिक स्थिति आपको कैसी किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए स्टार्ट करते दोस्तों। तो मैं दोस्तों इसको यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा, बिना आप माइंड को एकत्रित किए दोस्तों, एक जगह मेहनत एक जगह से आपने माइंड को स्थिर कर लिए दोस्तों, और अपना ध्यान यहीं पर लगा कर दोस्तों पढ़िएगा दोस्तों। मेरा मोटिवेशन दोस्तों इतना ही है दोस्तों। अब आगे आपकी मर्जी दोस्तों, कितना आप पढ़ेंगे कितना नहीं पढ़ेंगे ये आपको ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बातें करने से काफ़ी, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जितना अपने माइंड को जितना अपने लक्ष्य को ऊपर फोकस करेंगे उतना ही दोस्तों आपके यानी कि लक्ष्य करीब रहेगा दोस्तों, और आपको समझने में और याद रखने में बड़ी आसानी रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब दोस्तों, आपको यानी हर प्रकार की जानकारी हो ही रहा है दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा टॉपिक दे रहा है 5 पॉइंट भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकली स्थिति दोस्तों, यानी कि उसका लोकेशन दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में पढ़े दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण इसे मध्य भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। हमारा शरीर इसके अंदर हमारा 20 सेंटीमीटर में बात करें दोस्तों, हमारा दोस्तों हृदय है, तो ठीक उस तरह से मध्य प्रदेश का हृदय स्थल भी इसी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें 308 वर्ग किलोमीटर, यानी दोस्तों इसका क्षेत्रफल आपको यानी कि इसको इस तरीके से 30 लाख यानी कि 3,08,200 यानी 30,08,252 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों। और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% अपने अंदर समाये हुए दोस्तों। आपको यानी क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है उसका, यानी कि क्षेत्रफल का ये भी ध्यान रखना डेटा, और ये क्वेश्चन नंबर आपका वो ध्यान रखना, और कितने परसेंट समाये हुए ये ध्यान रखना है दोस्तों। 94.38% ये अपने अंदर समाये हुए। यह राजस्थान के पश्चात देश का दूसरा सबसे बड़ा अधिक क्षेत्रफल है। जैसे यानी कि बात करें दोस्तों तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल आएगा दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश आएगा जो कि दूसरा नंबर सबसे बड़ा क्षेत्रफल का आएगा दोस्तों, वो भारत के अंदर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यानी कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी जैसे कि राजस्थान हुआ, मध्य हुआ, मध्य प्रदेश हुआ दोस्तों। उसके बाद यानी कि महाराष्ट्र हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से उत्तर प्रदेश, इस तरीके से दोस्तों यानी कि वो आपको यानी कि स्टेप बाय स्टेप इस तरीके 3-4 जिले, जिससे 3-4 स्टेट्स को आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में अगर दूसरे तीसरे नंबर का पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रहे दोस्तों, और आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लगा सके दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, यानी कि इसका जो अधिक यानी कि ये दोस्तों बात करें पंडित जवाहरलाल मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी दोस्तों। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को जब उन्होंने आजाद हुआ था हमारे देश दोस्तों, वही सबसे प्रथम दोस्तों हमारे यानी कि प्रधानमंत्री थे वो राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। तो दोस्तों उस समय दोस्तों उन्होंने क्या है, नेहरू मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी, यानी हृदय प्रदेश उन्होंने बोला दोस्तों, उसको मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश अपन कह सकते दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि कर्क रेखा जो है जो 23.5 उत्तरी अक्षांश, यानी कि दोस्तों हमारे जब आपने देखा वो ग्लोब में यहाँ पे लगा दूंगा, आपने देखा वो 23.5 उत्तरी अक्षांश यानी उत्तर आपने ग्लोब पे बहुत सारी ऐसी देशांतर अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो पढ़ी होंगी दोस्तों आपने। लेकिन दोस्तों उसमें आपने ऊपर जो लाइनें रखी, जैसे मान लीजिए जो ग्लोब होता है उसके जो ऊपर से नीचे की लाइनें होती है दोस्तों, उनको दोस्तों देशांतर रेखाएं बोला जाता है। और दोस्तों जो दाएं से बाएं लगाई जो रहती है दोस्तों, यानी कि जो उत्तर पूर्व से पश्चिम की रेखाएं लगाई जाती है दोस्तों, वो रहती है दोस्तों उत्तरी अक्षांश। यानी अब दोस्तों यानी कि जो मध्य रेखा जो मध्य रेखा दोस्तों उससे ऊपरी लाइन को हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, नीचे वाली रेखा को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हम देशांतर यानी पूर्वी देश यानी कि जो मध्य में जो रेखा होती है जिससे मध्य में काटती है दोस्तों ग्लोब को, उसकी यानी पूर्वी देशांतर।
और पश्चिम देशांतर इस तरीके से दोस्तों उसको संज्ञा दी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों यानी इसके अंदर दोस्तों हमने ये 23.5 में जो कर्क रेखा, किसकी बात करें, कर्क रेखा। अब दोस्तों कर्क रेखा कौन सी रेखा, जो मतलब कर्क रेखा वो रेखा जो पृथ्वी के ऊपर मतलब एक रेखा है जो कि 23.5 उत्तरी अक्षांश पर वो मध्य प्रदेश के राज्य से होकर गुजरती है और लगभग दोस्तों वो 14 जिले को यानी कि 14 जिले को वो कर्क रेखा पर अवस्थित इसके ऊपर है दोस्तों। और दोस्तों भारत के अगर राज्य की बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों यानी कि इसके अंदर यानी कि जो भारत के बहुत सारे यानी 9 राज्य के समथिंग इसमें 8 राज्य इसमें आते हैं दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों हमने बात करें गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और बात करें इसके अंदर छत्तीसगढ़ हुआ दोस्तों, बात करें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये सारे राज्य इसके अंदर आते हैं उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करें दोस्तों कर्क रेखा 23 पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांश में पाई है दोस्तों और ये राज्य के मध्य से गुजरती है दोस्तों। राज्य के मध्य से गुजरती है मतलब यानी कि राज्य का जो जितना भी जो जिले यानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल दोस्तों इसके उसके बीच में से यानी कि बीच में से गुजरते दोस्तों 11 जिले इसके 14 जिले इसके ऊपर अवस्थित दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश के 14 जिले ऐसे जिले हैं दोस्तों जो कि मध्य इसके ऊपर अवस्थित है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब दोस्तों बात अक्षांशीय देशांतर विस्तार दोस्तों, अक्षांशीय दोस्तों यानी अक्षांशीय देशांतर विस्तार की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे यानी दोस्तों यानी कि इसके अंदर जो आप जो इसका विस्तार दोस्तों यानी कि 21 डिग्री से, अब डिग्री में क्या दोस्तों यानी कि जो हमारा एक ग्लोब के ऊपर जो डिग्री से इसका क्षेत्रफल नापा जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इसका विस्तार कितना है दोस्तों, तो 21 डिग्री 6 से लेकर 26 डिग्री 30 तक, ये आपको ये डाटा कंटेंट ध्यान रखना है। उत्तरी अक्षांश, अब उत्तरी अक्षांश का मतलब मैं यहाँ पे ग्लोब थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो किस तरीके से बनेगा दोस्तों। मान लीजिए कि ये ग्लोब है दोस्तों, अब इस ग्लोब को दोस्तों आप किस तरीके से बनाएंगे तो ये ग्लोब बन जाता है यानी कि हमारा ग्लोब बन जाता है। इस ग्लोब के अंदर दोस्तों मान लीजिए कि 21 डिग्री 6 से लगाकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों, तो यहाँ से लगाकर दोस्तों ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश इतना है तो यहाँ से लगाकर दोस्तों यहाँ से लगाकर यहाँ तक दोस्तों हमारा कितना बनेगा 21 डिग्री 6 से लगाकर 86 डिग्री कितने 26 डिग्री 30 तक उत्तरी अक्षांश बनेगा। और मान लिया जाए कि अगर देशांतर की अगर बात करें दोस्तों ये ग्लोब है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर देशांतर की बात करें तो ये जो देशांतर यानी कि ये जो रेखा है ये देशांतर है, ये रेखा है कितनी देशांतर है, और ये जो रेखा है दोस्तों ये क्या है ये अक्षांश रेखा है। तो मध्य प्रदेश अगर यहाँ पर स्थित है तो ये तो उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिण ये पूर्वी हो गया, पश्चिम हो गया। पूर्वी देशांतर की बात करें दोस्तों ये 74 डिग्री 59 से लगाकर 82 डिग्री 66 तक ये पूर्वी देशांतर तक ये स्थित दोस्तों। तो ये दोस्तों आप इस तरीके से ग्लोब से आप समझ सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अब आगे बात करेंगे दोस्तों यानी क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल दोस्तों वो आप देख सकते हैं यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने पहले बताया 308,252 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक है दोस्तों। और बात है देश का लगभग 9.38% यानी कि भारत के अंदर लगभग ये जो है दोस्तों 100% में से 9.38% प्रतिशत अपने अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कितना प्रतिशत भारत का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के अंदर समाया हुआ, मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश के अंदर समाया हुआ दोस्तों, तो वो कह सकते हैं 90.38 यानी कि 9.38% इसके अंदर समाया हुआ है दोस्तों, जो कि 90.38% क्षेत्रफल भारत का दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश दोस्तों। पहली बात तो राज्य राजस्थान हो गया दोस्तों, और ऊपर ये बात होगी तो राज्य मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है दोस्तों। आपको ध्यान रखना इस तरीके दोस्तों यानी कि आपको यानी कि मध्य क्षेत्रफल के आधार पर आपको जनसंख्या के आधार पर दोस्तों बात करें, उसके लिंगानुपात के आधार पर दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के आधार पर दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि इसके 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात के आधार पर दोस्तों बात करें यानी कि उसके सारी यानी कि आपको यानी कि इसके यानी कि प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, इस तरीके सारे राज्य याद रख लेने चाहिए दोस्तों। जिले यहाँ तक अगर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राज्य की बात करें तो जिले याद रख लेने चाहिए दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी मायने एग्जाम्स में मायने रखते दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों यहाँ से दोस्तों। तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, सारी चीजें आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों यानी कि हमारा दोस्तों ये तो टॉपिक हो गया दोस्तों हमारा यानी कि मध्य प्रदेश का यानी कि उसका लोकेशन, उसकी स्थिति और उसका यानी क्षेत्रफल कितना है, वो कितने अंदर समय हुआ है, कितने नंबर पर आता है दोस्तों, और उसका उत्तरी अक्षांश में क्या है, दक्षिण अक्षांश में क्या है, और दोस्तों कितनी डिग्री पर करके गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, और यहाँ तक कितने जिले मध्य प्रदेश के अंदर उसके अंदर आते हैं दोस्तों। ये तो हमने बात कर ली दोस्तों किसकी दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमने बात करी दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रफल के उसके बारे में हमने बात करी दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो टॉपिक दोस्तों वो टॉपिक दोस्तों यानी कि लंबाई और उत्तर से लेकर दक्षिण तक दोस्तों। आपने कभी मध्य प्रदेश का जो मैप देखा हो वैसे मैप में लगा ही दूंगा दोस्तों। लंबाई आपने देखी हो दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई यानी कि मान लिया कि ये मध्य प्रदेश से मान लिया जाए, ये मध्य प्रदेश मान लिया जाए इसको, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण तक आपको जो ये लंबाई दोस्तों कितनी मिलेगी दोस्तों 605 किलोमीटर मिलेगी। आपको यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करो यहाँ तक आएगा तो 605 किलोमीटर का फासला आपको तय करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर आपको जाएंगे दोस्तों आपको यानी कि 870 कितने दोस्तों 870 किलोमीटर आपको यानी कि लंबाई मिलेगी दोस्तों। तो ये डेटा आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि यानी कि लंबाई बताइए उत्तर दक्षिण से लेकर 600, आपको यानी कि पूरा यानी कि आपको डेटा आपको पूरा ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि आपको अच्छी तरीके से सारी जितने डेटा देना है सारा आपको अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें सीमावर्ती प्रदेश,
ये बात करें दोस्तों सीमावर्ती प्रदेश यानी कि दोस्तों सीमावर्ती यानी कि सीमा से लाइन, मध्य प्रदेश की जो सीमा है यानी कि उसका जो बॉर्डर दोस्तों उससे लगने वाले प्रदेश कौन कौन से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले या कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, या उसके जिले कितने लगे या फिर इसके जिले उसके कितने लगे। तो ये दोस्तों डेटा आपको ध्यान रखना चाहिए। याद है कि उसके जिले भी आपको ध्यान रखना चाहिए और कितने जिले लग रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सीमावर्ती प्रदेश के बारे में बात करते तो ट्रिक इसको यानी ट्रिक्स भी दे रखी दोस्तों, कितना अच्छी तरीके से ट्रिक दे रखी है। उत्तर मच्छर गुरु, उत्तर मच्छर गुरु यानी कि अब उत्तर से क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। इसकी तो जैसे इसकी सीमा 5 राज्यों से निकल से छूती है, तो किस तरीके से 5 राज्य कौन कौन से होंगे। तो उत्तर में तो आपको उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब उत्तर में उत्तर प्रदेश कैसे होगा, तो मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश हो जाता है, इसका उत्तर में ये हिस्सा है तो इधर तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बात कर दोस्तों यानी दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण में कौन सा है तो ये दक्षिण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, तो इधर तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अब बात कर दोस्तों यानी कि अब बाद में अगर पूर्व में कौन सा दोस्तों, पूर्व में आपको यानी दोस्तों छत्तीसगढ़ मिलेगा, छत्तीसगढ़ इसका जिला राज्य मिलेगा दोस्तों। यानी कि इसका जो ये पूर्व हिस्सा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये जो हिस्सा दोस्तों ये इधर छत्तीसगढ़ मिलेगा। और इधर बात करें दोस्तों सीमा सबसे अधिक और राजस्थान, और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, यार पश्चिम में ये जिला है तो इधर तो राजस्थान हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आपको यानी मैं चित्र लगा दूंगा तो उसको आप देखकर दोस्तों आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात करेंगे दोस्तों यानी कि सीमा से अधिक, यार अब दोस्तों ये तो बात करें दोस्तों ये हमने जो बात करी है सीमा से लगने वाले कितने राज्य दोस्तों। अब आगे बात करें सीमा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम गुजरात की लगती है। तो मध्य प्रदेश का स्थिति इस तरीके से सबसे ज्यादा जो सीमाएं लग रही है, जो बॉर्डर कनेक्शन कर रही है दोस्तों, वो कर रही है दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की। उसके बाद अगर बात करें सबसे कम की बात करें तो गुजरात का सबसे कम एरिया यहाँ पे टच करता है, स्पर्श करता है या फिर इसको यहाँ पे लगता है दोस्तों। तो इसका केवल बड़ौदा जिला ही यहाँ पे संपर्क में दोस्तों, यानी कि गुजरात का बड़ौदा जिला इससे संपर्क करता है। और उत्तर प्रदेश के पता नहीं जिले कितने आएंगे वो नीचे आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके आप देख सकते हैं दोस्तों पड़ोसी राज्य से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिले। तो मध्य प्रदेश के जिले तो हमने पढ़ लिए, कितने जिले तो दोस्तों 5 जिले से लग रहे हैं। अब कौन कौन जिले तुम्हें बता दिया, उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिण में दोस्तों महाराष्ट्र हो गया, पूर्व में दोस्तों छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात हो गया दोस्तों। इस तरीके दोस्तों सभी जिलों के जितने भी जिले वो सब मध्य प्रदेश के कितने जिले उसकी बॉर्डर को छू रहे हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पड़ोसी मेरे से लगे मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले लग रहे हैं 13 जिले। कितने जिले दोस्तों 13 जिले इसके अंदर लग रहे हैं। 13 जिले कौन कौन से, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये सभी जिले दोस्तों इसे लगे वो दोस्तों ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब तो ये तो बात करते हैं अब ये जिले दोस्तों ये सभी जिला एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो राज्य उसके अंदर जो सीमा है उत्तर प्रदेश की, उसमें से जो जिले हैं यानी कितने जिले उससे लग रहे हैं या फिर उसके कितने यानी कि कौन कौन से जिले, इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 में से एक गलत ऑप्शन इसमें से दूसरा जिला दे दिया जाएगा, उसको आपको यानी कि सही करना है। तो आपको अगर जिले की जानकारी अच्छी तरीके से होगी कितने जिले उससे स्पर्श कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कौन से जिले आपको पता, अगर उत्तर प्रदेश से कितने जिले आपको यानी कि स्पर्श कर रहे हैं वो सारे जिले आपको पता होगा तो आप उस जिले को खोज कर दोस्तों आप उसका सही आंसर लगा देंगे। अगर आपको दोस्तों सही जगह अगर आपको नहीं पता होगा दोस्तों तो आप क्या करेंगे, उसमें गलत ही लगा कर आ जाएंगे और वहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर दोस्तों वो गलत हो जाएगा। तो आप जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों अगर मान लिया जाए कि ये तो उत्तर प्रदेश के जिले मैंने बता दिए, इसी तरीके राजस्थान के भी कितने जिले 10 जिले, कितने जिले दोस्तों 10 जिले। 10 जिले कौन कौन से जिले वो जिले आपको नाम रखना है, तो ये भी याद रखना है कितने जिले हैं, ये भी याद रखना है कितने जिले उसमें हैं वो तो ध्यान रखना है, लेकिन नाम भी याद रखना है। तो जैसे राजस्थान कितने जिले झाबुआ हुआ, रतलाम हो गया, मंदसौर, नीमच, उसको मैप से माध्यम समझेगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि झाबुआ और रतलाम ये आस पड़ोस जितने भी जिले इसमें लगेंगे। तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये सभी जिले दोस्तों राजस्थान से स्पर्श करने वाले जिले हैं दोस्तों। अब आगे बात करें तो मध्य महाराष्ट्र के 9 जिले, महाराष्ट्र के 9 जिले कौन कौन से आएंगे जो स्पर्श कर से होंगे, जो दक्षिण में स्थित दोस्तों, तो ये अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिंधवनी, बालाघाट, ये जिले दोस्तों इससे संपर्क कर रहे हैं यानी कि इससे टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों सभी जिले याद रख लेने चाहिए। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2 जिले, इसमें केवल बड़ौदा जिला जो गुजरात के अंदर आता है दोस्तों वो इससे जिला संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से कितने जिले उससे टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो झाबुआ और अलीराजपुर जो कि पश्चिम में ही स्थित दोस्तों, तो ये झाबुआ तथा अलीराजपुर उससे संपर्क कर रहे हैं दोस्तों। बात करते दोस्तों छत्तीसगढ़ जिले की, छत्तीसगढ़ जिले में 6 जिले आ रहे हैं, 6 से 6 याद रख लीजिए। और अब दोस्तों इसके मैं किस तरीके याद करो दोस्तों, मान लीजिए उत्तर में तो जैसे उत्तर में तो ओ में किस तरह के 13 ऐसा वर्ड लग रहा है 13 इसको याद कर लो। राजस्थान में
में कितने, राजस्थान में 5 वर्ड है, 5 का डबल करो 10 हो जाएंगे। महाराष्ट्रन मतलब पीछे टर्न हो रहा है तो आपको महाराष्ट्र 9 जिले आएंगे दोस्तों। गुजरात में गुज याद कर लो या रात याद कर लो, 2 जिले पता चल जाएंगे। छत्तीसगढ़ 6 याद हो जाएंगे। यानी शुरुआत में आपको यानी कि कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेगी शुरुआत में आपको, यानी पहले बाद में दोस्तों आपको यानी कि अपने आप मेमोरी में छप जाएगा कि हाँ ये लिखा है वहाँ पे। अगर वो आपको यानी पहले नाम याद रखने के लिए दोस्तों पहले अपने सारे ट्रिक्स बनाना पड़ेगा। खुद के अंतर्मन आपको बोलेगा कि इस तरह के ट्रिक बनाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा फटाक से। जैसे जबान पे नाम आएगा, जैसे महाराष्ट्र नाम लिया तो आपको महाराष्ट्रन जैसे 9 याद आ जाएगा। तो वो इस तरीके से दोस्तों आपको माइंड इस तरीके से याद कर सकता है दोस्तों। तो आपको ये सारे जिले अच्छी तरीके से याद रखने चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें मध्य प्रदेश से सीमा लगे उनके जिले दोस्तों। अब दोस्तों ये तो जिले की बात करें दोस्तों ये जिले की बात करें दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश के कितने जिले उन राज्यों से छू रहे जो उनकी सीमावर्ती दोस्तों, ये तो हमने उसकी बात करी थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है कि मध्य प्रदेश की सीमा से उन जिलों के नाम बताइए जो कि उनके जिले उस राज्यों के जिले उसके लग रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बात करें उत्तर प्रदेश के 11 जिले लग रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में उसमें 13 जिले लग रहे थे, इसमें 11 जिले लग रहे हैं। अब उसके नाम भी पता होना चाहिए, कौन कौन से नाम ये पता होना चाहिए। आगरा, इटावा, उरई, झांसी, ललितपुर, समीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट दोस्तों ये सभी जिले उसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर? उत्तर प्रदेश से। ये जो कि मध्य प्रदेश के जिले से लग रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कि वो जिले दोस्तों हर एक जिले से कनेक्टेड हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों। वो हो सकता है कि आगे पीछे भी हो, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो ये कुल मिला दोस्तों कहना मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि आपको कि उसके जिले भी पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों हमें यानी उसके दोस्तों और हमें हमारे जो राज्य के जिले हैं वो भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों यानी कि आप जिलों के वो जिले और इस तरीके से दोस्तों आप जिले की संख्या याद रख सकते हैं और जिलों के कौन कौन से जिले उसके अंदर आते हैं दोस्तों वो भी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। आप आगे बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ जिले दोस्तों। छत्तीसगढ़ में एक बात यह है कि उसमें भी 6 जिले लग रहे थे, इसमें भी 6 जिले लग रहे हैं। तो इसमें याद रखने कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, फटाक से यूं ही याद हो जाता है। वैसे भी ये सभी चीजें कोई बड़ी बात नहीं, याद रखना 1-2 बार पढ़ेंगे समझेगा तो फटाक से यूं ही याद हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ कौन कौन से जिले लग रहे हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सूरजपुर लग रहे हैं, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि जो इसके अंदर जो जिले आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको यानी कि मध्य प्रदेश के जिले तो पता चलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश में जिले आएंगे वो भी आपको यानी कि ज्यादा से अधिकतर आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान में 10 जिले। राजस्थान में तो उधर तो 10 जिले उसमें भी आ रहे थे, 10 जिले इसमें भी आ रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, बोलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली, ये सभी गांव इसी जिले इतने जितने जिले उसमें आ रहे थे जितने जिले इसमें। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है गुजरात में भी 2 जिले आ रहे हैं। अब 2 जिले कौन कौन से? उसमें दोस्तों हमारे झाबुआ अलीराजपुर लग रहे थे, तो इसमें बड़ोदरा और दाहोद लग रहा है जो कि मध्य प्रदेश के सीमा बॉर्डर पर स्थित दोस्तों। ये भी आप याद रख सकते दोस्तों। अब सबसे अच्छी बात ये भी है महाराष्ट्र के उधर भी 9 जिले लग रहे थे, इधर भी 9 जिले लग रहे हैं। कौन कौन से? तो धुले, भुसावल, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुल्ढाना, जलगांव, नंदुरबार, गोलिया। ये दोस्तों ये नंदुरबार, गोदिया दोस्तों ये सभी जिले दोस्तों 9 जिले इसमें भी लगे दोस्तों। बस फर्क दोस्तों इसमें कि इसमें 13 जिले, इसमें 11 जिले हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिले उसमें लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के इसमें तो केवल 11 जिले ही लग रहे हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश के जिले की बात करें जो कि मध्य प्रदेश के सीमा से लग रहे हैं, तो ये दोनों कंफ्यूजन है। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के कितने जिले जो कि मध्य प्रदेश के उधर दूसरी सीमा यानी उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं तो उसमें आपको 13 लगाना है दोस्तों। वो बात करें कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से संपर्क करते हैं तो आपको 11 लगाना है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से याद रख सकते दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों यानी इसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों यानी कि आपको अब आगे जो तो हमारी बात होगी दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे उनके राज्य और जिले। अब दोस्तों भौतिक या प्राकृतिक विभाजन, भौतिक यानी भौतिक किसको बोलते हैं? यानी दोस्तों यानी जैसे हम छू सकते हैं, भौतिक जिसको हम छू सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिनको हम मतलब भौगोलिक आधार पर भौतिक बोल सकते हैं, या प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन यानी कि प्रकृति के आधार पर किया गया विभाजन, उसे प्राकृतिक विभाजन बोला जाता है दोस्तों। अब आगे बात करें भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य में सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। दोस्तों हमने अगर इतिहास में जाएंगे तो काफी दूर से उठाना पड़ेगा नॉलेज दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों केवल यूं समझ लीजिए कि गोंडवाना लैंड का एक भाग था पृथ्वी का। तो दोस्तों वो क्या है कि यानी कि जैसे बुंदेलखंड हो गया, पूर्वी पठार हो गया, बुंदेलखंड गोंडवाना लैंड हो गया, विंध्याचल श्रेणी हो गई। जिस तरह मध्य भारत की बात करें तो हिमालय श्रेणी हो गई, पूर्वी पठार हो गया यानी कि दक्षिण का मैदानी भाग हो गया, और इस तरीके से और पश्चिम यानी पूर्व का दोस्तों पूर्वी पठार हो गया। इस तरीके दोस्तों भारत की है वो बात करेंगे दोस्तों यानी कि आपको वो मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों
अब दोस्तों इसमें दोस्तों हम बात करेंगे, ये तो हमारे दोस्तों ये तो प्राकृतिक विभाजन यानी इस तरीके से आपको किस तरीके से प्राकृतिक विभाजन मध्य प्रदेश का मिलेगा। तो उसके अंदर अगर बात करेंगे, आपको मैं मैप लगा दूंगा, किस तरीके से आपको मैप के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यानी कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा दोस्तों भूवैज्ञानिक, भौतिक किस तरीके मध्य प्रदेश किस तरीके से बना हुआ है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भौतिक यानी दोस्तों भूवैज्ञानिक दृष्टि, यानी भूवैज्ञानिक भूमि के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी दृष्टि से कहा है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग यानी गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड क्या था? गोंडवाना लैंड एक मतलब एक भाग था, एक पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग था, उसका भाग मध्य प्रदेश के अंदर आ गया है। तो वो कौन कौन सा है? ये लैंड का भूभाग है। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब 3 प्रदेश तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को बांटने की जरूरत, लेकिन प्रदेश भी बांटना पड़ता है। कोई किसी वर्षा के आधार पर हो जाता है, कोई तापमान के आधार पर हो जाता है, कोई मौसम के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो कोई फसलों के आधार पर हो जाता है, कोई कृषि के आधार पर, कोई मिट्टी के आधार पर, कोई जलवायु के आधार पर, कोई यानी कि वहाँ के वायु के आधार पर कोई बात करें, यानी कि उसके यानी कि ऊबड़ खाबड़ जमीन के आधार पर, कोई पठार के आधार पर, कोई मैदान के भाग के आधार पर, कोई खड्डों के आधार पर, कोई पहाड़ी भाग के आधार पर कोई बात करें, यानी कि उसके यानी कि कुछ विशेष प्रकार के आधार पर, हर प्रकार से दोस्तों यानी कि उसके क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इसमें जो बांटा गया है वो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रों को इस तरीके से बांटा गया है कि उसका उसकी पृथ्वी किस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से दोस्तों आपको यानी कि यहाँ पे पता चलेगा। तो ये तो बात करें दोस्तों हमने कि फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में, यानी फिजियोग्राफी एक मैप ऑफ इंडिया एक बुक है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों इसको मापा है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये तो बात करें दोस्तों हमने इसकी, अब दोस्तों किस तरीके से बांटा गया वो देख लेते हैं दोस्तों। तो मध्य में, अब दोस्तों यहाँ पे मध्य उच्च प्रदेश, अब मध्य उच्च प्रदेश यानी कि मध्य में तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, लेकिन उच्च प्रदेश यानी कि ऊपर का भाग। मान लिया जाए कि ये मध्य प्रदेश का मैप बना दिया मैंने। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप तो बना नहीं सकता, इधर तो मैप लगा ही दूंगा मैं, पर लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों की यानी कि यहाँ पे आपको मध्य उच्च प्रदेश यानी कि मध्य में तो है लेकिन उच्च प्रदेश ये वाला हिस्सा, तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी भूमि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत मध्य उच्च प्रदेश है। अब क्या है दोस्तों मध्य उच्च यानी पश्चिम से लेगा पश्चिम की तरफ दोस्तों, तो पश्चिम तो दोस्तों ये है, ये पश्चिम तो दोस्तों ये है, पूर्व ये है, उत्तर ये, दक्षिण ये। तो आपको क्या हुआ कि दोस्तों पश्चिम से लेकर पूर्व तक, अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये वाला हिस्सा और तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यानी जो उठी ये भूमि जो है दोस्तों ये क्या है? उठी हुई भूमि है। ये क्या है? काफी ऊंची हुई भूमि है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक विस्तृत मध्य प्रदेश में है। अब ये जो भाग है काफी उठा है और ये भाग है कम है, इस तरीके से इसमें दे रखा है कंटेंट में, आप देख सकते हो मालवा पठार। तो इसमें जो सर्वाधिक विस्तृत मध्य उच्च प्रदेश, इसमें 5 भाग है। अब इसमें भी 5 भाग कौन कौन से, जो मैंने बताया कि इसमें जो उठी भूमि इसमें भी 5 भाग आपको मिलेंगे। कौन कौन से भाग मैंने तो बता दिया था इस तरीके, लेकिन आपको भाग ऊपर खापड़ इस तरीके से यानी कि आगे पीछे तीर से भी मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से भाग किस तरीके से मिलेंगे दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात करें दोस्तों कि मालवा का पठार। अब मालवा का पठार कौन सा होता है दोस्तों? मालवा पठार यानी कि जिसे मालवा इसलिए बोला जाता है कि दोस्तों ये यानी कि इसके अंदर दोस्तों यानी कि क्षेत्रफल जो मालवा का क्षेत्र आता है इसके अंदर, इसलिए पठारी बोला है क्योंकि ये मैदानी भाग है, पठारी भाग है, इसलिए मालवा पठार बोला जाता है। तो अब इसको किस तरह याद करें दोस्तों? मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित मालवा पठार। अब मध्य प्रदेश के पश्चिम कौन सा हिस्सा? तो दोस्तों ये हिस्सा है। इसके अंदर दोस्तों पश्चिम में स्थित मालवा पठार 20 डिग्री से 25 डिग्री 8 तक। दोस्तों डिग्री तो आपको मैंने समझाई दिया दोस्तों किस तरह की डिग्री नापा जाएगा दोस्तों, वो क्षेत्रफल किस तरह उत्तरी दक्षिण देशांतर, तो वो डिग्री का आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसमें अक्षांश की बात करें तो अक्षांश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये तिरछी रेखा, ये तिरछी रेखा हो जाएगी, है ना। तो ये जो है 20 डिग्री से 17 से लगाकर 25, अब 20 डिग्री तो ये हो जाएगा, और हो सकता है 17 से लगाकर 25 डिग्री 25 डिग्री हो सकता है यहाँ पर हो जाए, है ना। इस तरीके से और उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री 20, अब 14 डिग्री 20 हो सकता है यहाँ से लगाकर हो जाए, और 20 डिग्री से 1920, अब 1920 यहाँ तक हो जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये तो इसके अंदर आपको क्षेत्रफल इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो ये डेटा आपको समझाने के लिए बोला है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में आपको याद किया वो मायने रखेगा, ना कि आपको वहाँ पे ये बताना है। वहाँ पे बताने के लिए दोस्तों आपको तो मेंस देना पड़ेगा, प्रीलिम्स देकर मेंस जाएगा, वहाँ पे इस तरीके से दर्शा दिया जाएगा दोस्तों। तो भी आप वहाँ पे अच्छी तरीके से मैप बनाकर दोस्तों उसका स्ट्रक्चर बनाकर दोस्तों चित्र बनाकर दोस्तों वहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको यानी दोस्तों अब आगे बात करें दोस्तों, यानी हमारा जो टॉपिक दोस्तों वो ये तो पूर्वी देशांतर दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टाने से निर्मित, दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित ये जो है दक्कन एक दक्कन का भी पठार दोस्तों हम नाम सुने तो उसकी जो ट्रेप कुछ चट्टाने वो बेसाल्ट की चट्टाने हैं से निर्मित। कौन कौन से जिले बने हुए? तो इंदौर बना हुआ, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, भोपाल, धार, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, राजगढ़, विदिशा, गुना आदि ये सभी जिले दोस्तों ये दक्कन के पठार से बने हुए जिले हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भाई दक्कन से पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित कौन सा जिला इसमें नहीं आता, या फिर कौन से जिले इसमें से आते दोस्तों? आपको सारे जिले याद पता होने चाहिए भाई। एमपी पीएससी एग्जाम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की
बड़ी एग्जाम दे रहे दोस्तों, तो माइंड एकदम खतरनाक तो होना ही चाहिए ना दोस्तों। बिना आप पढ़े, बिना समझे, बिना किसी मतलब पढ़ा हुआ आपको यानी एग्जाम में पढ़ा हुआ मायने रखता ना कि आपको कुछ अदर चीजें वहाँ पे आपको यानी कि सर एकदम कंटेंट एकदम करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, ये पता होना चाहिए दोस्तों। अब आते कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती अब दोस्तों कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है दोस्तों। अब कर्क रेखा कौन सी रेखा जो मैंने बताई, जो कि 14 जिलों से राज्य से जिले से गुजरती है दोस्तों, वो कर्क रेखा दोस्तों। वो कितने राज्यों से वो होकर गुजरती है वो आपको पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए दोस्तों, जिले कौन कौन से वो भी पता होना चाहिए दोस्तों। अब औसत ऊंचाई 500 मीटर दोस्तों। इसकी अगर बात करें इन जिलों की, तो इसकी औसत ऊंचाई समुद्र कोई भी दोस्तों जो ऊंचाई मानी जाती है दोस्तों, वो मापी जाती है दोस्तों वो समुद्र तल से। समुद्र तल यानी कि उसके जो तल यानी कि उसकी जो जमीन है, समुद्र की जो जमीन है नीचे, वो वहां से नापी जाती है उसकी ऊंचाई। क्योंकि दोस्तों ऊंचाई तो वैसे पानी कम ज्यादा होता रहता है, तो वहां से नापी जमीन तो नाप नहीं सकते दोस्तों, लेकिन जो ऊंचाई नापी जाती है वो तल से नापी जाती है। तो 500 मीटर ऊंचाई पर हमारा मध्य प्रदेश बसा हुआ है दोस्तों। उसके अंदर जो जिले ये सभी 500 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए दोस्तों। अब दोस्तों बात है जाना पाओ की पहाड़ी, जहां से चंबल नदी का उद्गम, नीचे चंबल नदी की नदियां पड़ेंगे उसमें पता चल जाएगा दोस्तों। तो जाना पाओ की जो पहाड़ी दोस्तों, जाना पाओ की जो पहाड़ी से चंबल नदी निकलती, नर्मदा नदी, अमरकंटक निकलती, सोन नदी वहीं से निकलती, केन नदी, ये सारी नदियां दोस्तों, ये चंबल नदी वहीं से मतलब ये नर्मदा नदी से ये निकलती दोस्तों। ये जाना पाओ की पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों वहीं से है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो आपको इस तरीके से याद रखना है दोस्तों। अब ये तो सिगार, ये 851 यहाँ की प्रमुख चोटी है। अब कौन सी चोटी सबसे ऊंची दोस्तों? सिगार यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश की जो जाना पाओ की पहाड़ी के पास एक सिगार है, वो जो 851 यहाँ की प्रमुख चोटी, इन्हीं जिलों में से सबसे ऊंची चोटी यहीं पे पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ की प्रमुख चोटी है दोस्तों। तो मालवा, तो इसमें ध्यान रखना प्रमुख चोटी कौन सी? सिगार है। उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई भी ध्यान रखना है, कौन सी उतनी ऊंचाई दोस्तों। अब मालवा पठार नर्मदा और चंबल के बीच जल विभाजक है दोस्तों, यानी कि जो मालवा का जो पठार है दोस्तों, वो जो नर्मदा और चंबल के बीच का जल विभाजक। अब जैसे मालवा पठार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? माना जाए कि ये मध्य प्रदेश है, तो इसके अंदर मालवा पठार, ये पठार मालवा पठार हो जाता है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, ये जो है मालवा पठार नर्मदा और चंबल के बीच का विभाजक है। तो चंबल का विभाजक, ये इधर नंबर नर्मदा मान लो और इधर क्या मान लो? चंबल नदी, इसका विभाजक ये बन जाएगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों ये इस तरीके से चंबल नदी दोनों इस मालवा पठार को बांट देती है दोस्तों। अब ये तो बात करें दोस्तों हमने किसकी? मालवा का पठार की। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, अब मध्य भारत का पठार क्यों बोले? क्योंकि भारत के मध्य में आ रहा है, तो मध्य भारत का नाम भी आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर तो है, लेकिन भारत का पठार भी आएगा, उसके अंदर भारत का पठार भी स्थित दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के भारत का पठार कौन कौन से? यह वस्तुतः उत्तर प्रदेश में हो गया है, राजस्थान से सटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से भी थोड़ा मध्य भारत का पठार सटा हुआ है दोस्तों, और चंबल और इसमें राजस्थान का भी कुछ भाग सटा हुआ है दोस्तों। चंबल घाटी इसी में दोस्तों, चंबल की जो घाटी है वो इसे एग्जाम पूछे कि चंबल घाटी कौन से पठार में आएगी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है मध्य भारत पठार में आएगी दोस्तों। चंबल और काली सिंध इस प्रदेश की प्रमुख नदी। अब जो चंबल नदी जो है दोस्तों, वो तो इसमें आएगी दोस्तों, क्योंकि चंबल नदी नीचे है, तो ये नर्मदा है, इसकी विभाजक मालवा पठार दोस्तों। इसके नीचे जो बात किया दोस्तों, तो वो दोस्तों आपको यानी कि चंबल और काली सिंध इसकी प्रमुख नदियां बन जाएगी, किसकी? मध्य भारत पठार की दोस्तों। अब ये तो दोस्तों दो पठार हो गए, ये दोनों पठार। रीवा पन्ना पठार की बात करें, अब रीवा पन्ना पठार, रीवा क्यों नाम लिया? क्योंकि रीवा भी आएगा इसके अंदर, और पन्ना का पठार, दोनों जिले के पठार आएंगे। तो विंध्यन कगारी क्षेत्र, यानी कि एक तो गोंडवाना क्षेत्र है और विंध्य गंगारी क्षेत्र है। तो जो विंध्य गंगारी क्षेत्र है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब जो कर्क रेखा कौन सी? मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश है, अब इसकी जो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो इसके जो है ये जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये जो एरिया है दोस्तों, वो क्या है? उत्तर में, इसके उत्तर में स्थित है। यह कडप्पा और विध्यमपन सेलों समूह से निर्मित है। अब कौन सी? कुछ विंध्याचल, कुछ बेसाल्ट चट्टानों से है, तो कुछ घाटियां, कुछ अलग पठारों से, तो ये जो विंध्य सेलों के समूह से निर्मित है। कडप्पा यानी काफी बेसाल्ट, कुछ ऐसी चट्टान है, कडप्पा चट्टान है, विंध्य सेलों से समूह से निर्मित है। और प्रमुख नदियां यहाँ से जो बहती दोस्तों, वो नदियां बहती सोन और केन नदी। कौन सी नदियां बहती? सोन, यानी इसमें ही दोस्तों आपको यानी अमरकंटक से मिली, क्योंकि अमरकंटक रीवा पन्ना पठार के अंदर ही आएगा दोस्तों, और ये इस पठार का सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक इस पठार की क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों इसके यानी दोस्तों आपको यानी कि सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक मिलेगी दोस्तों। अब इसमें तो कौन सी, इसमें जो बात करें सिगार जैसे 881 बोला गया, तो इसमें कौन सी चोटी है? अमरकंटक। इसकी कोई ऊंचाई नहीं दे रखी वैसे तो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो अमरकंटक है, किसकी? रीवा पन्ना पठार की दोस्तों। नर्मदा सोन घाटी पाठी, अब दोस्तों नर्मदा सोन घाटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नर्मदा सोन घाटी से, नर्मदा इसलिए नाम है क्योंकि नदी इसी के अंदर बहती है दोस्तों, तो आपको नर्मदा सोन घाटी, अब नीचे आपको मैं यहाँ मैप लगाई दूँ तो अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको नर्मदा सोन घाटी वस्तुतः मध्य प्रदेश के उच्च केंद्र में स्थित एक ब्रंश क्षेत्र है। अब दोस्तों किस तरीके से ब्रंश किसे बोलते? मान लीजिए कि एक नदी होती है, ये मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी नदी बह रही है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ ब्रंश क्या है
दोस्तों कि काफी ही नीचे इसका स्थान भ्रंश कहलाता है, मतलब कि काफी इसके अंदर गहरा है स्थान दोस्तों भ्रंश कहलाता है। तो वस्तु मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित है ये, इसलिए भ्रंश क्षेत्र यानी कि काफी धसा हुआ क्षेत्र है दोस्तों। प्रमुख नदियां दोस्तों नर्मदा और सोन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, नर्मदा नदी भी और बहती है और सोन नदी भी यहाँ से बहती है दोस्तों। इस घाटी को उत्तर में विंध्याचल, इस घाटी की जो उत्तर में आपको यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो उत्तर में कौन सा ये क्षेत्र आ जाएगा, तो इसमें दोस्तों उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, यानी कि आपको दोनों श्रेणी यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों यानी कि आप पता कर सकते हैं नर्मदा सोन घाटी में कौन कौन सी श्रेणी आती है और दोस्तों इसमें कौन कौन सी श्रेणी इसमें स्थित है दोस्तों, और इसमें कौन सी भ्रंश घाटी है और कौन सी नदी इसमें बहती है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना। सिगार इसमें हो जाएगा 881 मीटर दोस्तों। और दोस्तों मध्य भारत जो भारत का पड़ कौन से जिले से, तो उत्तर प्रदेश राजस्थान। और रीवा पन्ना पड़ रहा है दोस्तों कुडप्पा विंध्याचल के समूह है। और दोस्तों ये इसमें सोन की नदियां बहती है और अमरकंटक यहाँ से बड़ी नदी है, ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। तो नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो इसमें मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में एक भ्रंश घाटी जाती है और नदी सोन नदी और यहाँ से निकलती है, और उत्तर में और विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इस तरह याद रख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हमारे कितने पठार होगा दोस्तों, 4 पठार। कितने 4 पठार यानी कि 1 2 3 4 पठार। अब दोस्तों 5वां पठार तो हमारे दोस्तों यानी कि बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो है दोस्तों वो किस तरीके से, तो दोस्तों हमने आसमान बुंदेलखंड का जो पठार दोस्तों असमान ऊंचाई। अब असमान ऊंचाई यानी कि कभी नीचे है थोड़ा ऊंची है, कभी ऊपर समतल है नीचे तक, किस तरीके से यानी कि उसका कोई आकार सही नहीं है, तो उसकी ऊंचाई कोई सही नहीं है दोस्तों। तो असमान ऊंचाई लाल पीली मिट्टी वाला या पठारी मैदान नीस और ग्रेनाइट प्री कैम्बियन यानी कि किस क्षेत्र का बना हुआ है, पी कैम्बियन से बना हुआ है। सिद्ध बाबा पहाड़ी 11/2 मीटर मतलब लगभग 1172 मीटर इस पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों। इसी के बेतवा व धसान इस प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, यानी कि जो बुंदेल का जो पठार है दोस्तों वो क्या है कि असमान ऊंचाई, यानी ये तो मैंने बता दिया। पर लेकिन इसमें मिट्टी जो पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। पठार नीस यानी एक पठार यानी कि चट्टान का नाम है दोस्तों, और ग्रेनाइट भी एक चट्टान है। प्री कैम्बियन युगीन यानी कि कैम्बियन युगीन के एक बना हुआ और सिद्ध बाबा पहाड़ी वहाँ पे बुंदेलखंड में सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी है दोस्तों। और 1152 मालवा में शिकार थी जो 881 है। फिर हमने दोस्तों बात करी यानी कि जो मेरा रीवा पन्ना दोस्तों आपको जो अमरकंटक यानी इस तरीके से मिल जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। अमरकंटक सोन में रीवा पन्ना मिल जाएगी। तो उसके बाद इस नर्मदा सोन में आपको यानी कि उच्च में उत्तर मध्य उच्च में यानी कि केंद्र में भ्रंश क्षेत्र है, और यहाँ पे जो नर्मदा नदी सोन नदी बहती है। और उत्तर में जो है दोस्तों वो क्या है, विंध्याचल क्षेत्र। दक्षिण में दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसमें आएगी दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों बुंदेलखंड पठार भी आपको ध्यान लग जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हमने बात की दोस्तों यानी कि मालवा क्षेत्र का, जो हमने मध्य उच्च प्रदेश की, कौन से प्रदेश की, मध्य और उच्च, मध्य उत्तर प्रदेश के यानी कि दोस्तों मैंने आपको विस्तार से बताया था दोस्तों। मध्य उत्तर प्रदेश यानी कि मान लिया कि ये मध्य उच्च प्रदेश, ये तो मध्य का यानी कि मध्य प्रदेश ये हो गया। उच्च प्रदेश यानी कि ये वाला भाग उच्च प्रदेश, इसके अंदर दोस्तों ये सारे जिले सारे पठार आए हैं वो इसके अंदर आए हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात है सतपुड़ा मेकल श्रेणी प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी प्रदेश। अब ये बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम तो ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, ये पश्चिम ये हो गया दोस्तों, ये पूर्व दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्ण अमरकंटक एवं विस्तृत श्रेणी के 3 उपविभाजक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मैंने बता दिया। अमरकंटक तक विस्तृत इस श्रेणी के 3 उपविभाजन कौन कौन से, राजपीपला श्रेणी भी हो गए दोस्तों। राजपीपला श्रेणी यानी दोस्तों यानी कि इसकी श्रेणी का नाम है दोस्तों, इसके अंदर आती है दोस्तों जो राजपीपला श्रेणी नाम से जानी जाती है, जो कि इस विस्तृत के 3 ये भी ध्यान रखना है कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कितने विभाजन है, तो वो 3 है। वो कौन कौन से, राजपीपला श्रेणी, दूसरा मध्य श्रेणी और तीसरा है इसमें ग्वालीगढ़ श्रेणी। कौन से दोस्तों, ग्वालीगढ़ श्रेणी और महादेव श्रेणी, ये सभी श्रेणी इसके अंदर आती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। अब इसका तो तीसरा भाग मेकल श्रेणी है। तो मेकल श्रेणी जो इसके बिल्कुल पूर्व में स्थित अर्धचंद्राकार भाग में स्थित, पूर्व में कौन सा हिस्सा, ये मध्य प्रदेश पूर्व में ये हिस्सा है। तो अर्धचंद्राकार यानी कि आधा चांद इसे हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार, इसमें स्थित भाग अमरकंटक चैनल मेकल श्रेणी का है पठार है। अमरकंटक दोस्तों जो है दोस्तों मेकल श्रेणी, कौन श्रेणी, जो कि तीसरी श्रेणी है, उसका तीसरा भाग है अमरकंटक, जो सोन नदी से नर्मदा सोन घाटी बहती है, ऊपर विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा आ जाएगा। मैंने पढ़ाया बताया दोस्तों अभी, यानी कि ऊपर पढ़ाया दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो भाग है अमरकंटक मेकल श्रेणी का ही भाग है, पठार है, जहाँ से एक और नर्मदा और दूसरी ओर सोन का, तीसरा और जोहिला का उद्गम है, यानी तीनों नदियाँ यहाँ से निकलती दोस्तों। अब दोस्तों बात करें यानी दोस्तों यानी कि हम बात करें दोस्तों यानी कि ये तो सोन तीसरी और जो उद्गम अमरकंटक के अधिकांश ऊंचाई सतहों पर बाक्साइट पर विशाल के भंडार है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। अब दोस्तों ये तो दूसरा पॉइंट था, उच्च मध्य प्रदेश हो गया, सतपुड़ा मेकल श्रेणी हो गई। अब इसमें जो मेन टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिया दोस्तों। एग्जाम से सारे आपको जितने भी श्रेणियां हैं उसके अंदर कौन कौन सी नदी बह रही है, कौन कौन सा श्रेणी में कौन कौन सा यानी उद्गम स्थल है क्या, और अधिकांश ऊंची सतह पर बाक्साइट के विशाल भंडार। इसमें अमरकंटक की जो अधिकांश जो ऊंची सतहों पर बाक्साइट यानी कि एक यानी कि पदार्थ है जिसे बाक्साइट बोला जाता है, विशाल भंडार यहाँ पे खनिज है दोस्तों। बाक्साइट एक वो भंडार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों आपको।
अब आगे जो बात करें दोस्तों वो पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठारी भाग, ये जो तीसरा पॉइंट है कौन सा पठार दोस्तों, पूर्वी पठार या पूर्वी क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूर्व में स्थित है। इधर उच्च मध्य प्रदेश पढ़ लिया, नीचे सतपुड़ा मेकल श्रेणी पढ़ ली, अब पूर्व पे भी पढ़ना बहुत जरूरी है। पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखने के लिए दोस्तों आपको यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, अब उत्तर तो ये हो गया, पूर्व में ये हो गया, तो इसकी पूर्व में स्थित इस पठार का सीधी शेड्यूल वाला भाग मध्य प्रदेश में है। अब सीधी और शेड्यूल इसी भाग में आएंगे, पूर्वी पठार और या बघेलखंड पठार, जिसे हम दोस्तों यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें दोस्तों शेड्यूल हो गया यानी कि सीधी शेड्यूल वाला भाग के मध्य प्रदेश में गोंडवाना शेल समूह से प्रमुखतः निर्मित इस पठार में विभिन्न ग्रेनाइट सेल भी मिलते हैं। यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, सोन, टास, बिहार और जोइला प्रमुख नदियाँ यहाँ है। अब इसमें मेन चीज तो यही दोस्तों की सबसे बड़ी बात होगी कि पूर्वी पठार या बघेलखंड में कौन कौन से पठार आते हैं या कौन कौन से जिले इसमें आते हैं और कौन से सेल है, तो गोंडवाना सेल का समूह है और प्रमुखतः निर्मित इस पठार विभिन्न ग्रेनाइट सेल की इसमें भी ग्रेनाइट सेल, तो हमने इसमें बॉक्साइट पढ़ा था जिसके अंदर बॉक्साइट ज्यादा था क्योंकि दोस्तों ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी थी। अब पूर्वी पठार बघेलखंड में इसमें हो सकता है ग्रेनाइट विंध्यन ग्रेनाइट सेल ज्यादा है, इसमें मिलते हैं यहाँ लाल बलुई पट्टे मिलती जाती थी, सोन, टास, बिहार, ये सभी नदियां दोस्तों पूर्वी पठार बघेलखंड में बहती है, जो कि दोस्तों यहाँ पे मैं अगर डिस्ट्रिक्ट से बताऊँ क्षेत्रफल ये मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे ये हिस्सा है दोस्तों पूर्वी पठार, मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान, नीचे मैं बता दूं ना आपको, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, इसका किस तरीके से बनेगा ये आप नीचे देख सकते हैं। ये इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से ये आप पूरा मैप देख सकते हैं, ये मैप उसी के आधार पर बना रखा दोस्तों। तो ये सारा मैप आप देखकर दोस्तों आप यानी कि एग्जाम्स में आप अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों यानी कि दोस्तों ये तो हमारा एक बात मैं बताऊं दोस्तों, यानी ऊपर जो हमने पढ़ा दोस्तों, मैंने क्या बताया था, मध्य उच्च प्रदेश, तो मालवा का पठार तो ये है दोस्तों, कौन सा है मालवा पठार दोस्तों, ये नीचे दे रखा है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे मालवा पठार ये मिल जाएगा। मालवा पठार ऊपर हमने पढ़ा है ना, मालवा पठार जिसके अंदर हमने दोस्तों यानी कि 4-5 भाग उसके अंदर हमने पढ़े हैं दोस्तों, तो वो सारे भाग इसके अंदर मिलेंगे। तो फिर नर्मदा सोन घाटी जो नर्मदा नदी और दोस्तों चंबल नदी, इसका जो यानी कि चंबल नदी इधर का नदी है और नर्मदा नदी, तो ये दोस्तों ये चंबल नदी इधर आ जाएगी दोस्तों। तो ये जो नदी है दोस्तों, ये चंबल दोनों इसको जो यानी कि इसका यहाँ ऊपर देख सकते हैं दोस्तों आपको, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसके जो चंबल है काली सिंध, इसकी प्रमुख नदियाँ हैं ना। ये किसकी बात किया दोस्तों हमने, नर्मदा सोन घाटी पठार की बात करें दोस्तों, ये हमने बात की दोस्तों मालवा पठार नर्मदा चंबल की, ये जो बात है यहाँ पे लिखी हुई दोस्तों, मालवा पठार व नर्मदा और चंबल के बीच विभाजन के, तो नर्मदा कौन सी नदी होगा, नीचे बात है, मालवा जो पठार है वो नर्मदा और चंबल, तो नर्मदा तो ये रही दोस्तों और चंबल इधर हो गई दोस्तों, ये नदी चंबल, तो इसकी विभाजक रेखा ये मालवा पठार हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे जो टॉपिक्स दोस्तों जो हमने कवर किए दोस्तों, इस मैप्स के आधार पर आप देख सकते हैं, तो मालवा पठार यहाँ देख सकते हैं। फिर हमने जो बात करी दोस्तों जिसके अंदर दोस्तों बुंदेलखंड का, जिससे हम बात करें मध्य भारत का पठार, ये हो गया दोस्तों, यानी कि मालवा पठार, मध्य भारत का पठार ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी रीवा पन्ना पठार, ये हो गया दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, ये वाला भाग हो गया। इसके अंदर जो जिले भी दोस्तों, आप इस लोकेशन के हिसाब से याद करो, बघेलखंड का पठार हम नीचे पढ़ेंगे दोस्तों, वो आपको पता जाएगा दोस्तों, एक पठार नीचे है दोस्तों, सतपुड़ा मेघल जो हमने नीचे कवर कर ही लिया दोस्तों, जो कि दोस्तों ये सभी जो है दोस्तों, ये भाग दोस्तों सतपुड़ा मेघल श्रेणी दोस्तों, ये आपको ये श्रेणी मिलेगी दोस्तों। कौन सी, इसके अंदर दोस्तों आप देख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्तों, ध्यान की कोशिश करनी जाए दोस्तों, ये सारे टॉपिक अच्छे से करने की कोशिश करनी जाए दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आप देखेंगे दोस्तों, आप जैसे इसमें आप देख सकते हैं यानी दोस्तों, यानी कि मालवा पठार जो हमने पढ़ा था मध्य उत्तर प्रदेश में जब पढ़ा था, तो मालवा पठार पढ़ा था, मध्य भारत का पठार पढ़ा था, और बात करें दोस्तों रीवा पन्ना का पठार इसमें पढ़ा था, नर्मदा सोन घाटी इसमें पढ़ा, बुंदेलखंड पठार, ये सब मैंने यानी कि पढ़ लिए थे। अब जो है दोस्तों यानी कि जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी भी पढ़ लिया दोस्तों, इसी के अंदर पढ़ा हमने दोस्तों, यानी सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में सारे जितने भी उसके अंदर दक्षिण से पश्चिम में सीमा में कौन कौन से यानी पूर्व में कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन सी श्रेणी आएगी, ये पढ़ा था। और कितनी श्रेणियाँ इसमें, राजभर श्रेणी, दूसरी मध्य श्रेणी इसमें ग्वालियर श्रेणी, महादेव श्रेणी इसमें आएगी, और तीसरा भाग मेकल श्रेणी दोस्तों, नर्मदा नदी इसमें से बहती है, सतपुड़ा मेकल, सतपुड़ा नाम आदे, मेकल श्रेणी नाम आदे, आपको अमरकंटक, सोन, नर्मदा, केन नदी सब याद आ जाना चाहिए, बॉक्साइट याद आ जाना चाहिए, सारे इस तरीके से याद आ रहा है। पूरी पठार बघेलखंड पठार या बघेलखंड पठार भी, पूरी पठार अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूरी पठार से आ जाए ये आपको यानी कि पूरी पठार कौन कौन सा है या बघेल, तो दोनों में से आपको पूरी पठार बघेलखंड, दोनों में से आपको यानी कि बघेलखंड का ही लगाना है, क्योंकि पूरी पठार को बघेलखंड का पठार बोला जाता है। पूरी जो पूर्व के हिस्से का जो पठार है उसे बघेलखंड का पठार बोला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली दोस्तों, यानी कि जो श्रेणियाँ दे रखी थी,
जो उसके अंदर जो श्रेणियाँ दे रखी थी उसके बारे में हमने बात कर दोस्तों यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों यानी कि हमारा आप देख सकते हैं सारी चीज़ इसमें एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर रखा है। तो आप इस मैप्स को देख सकते हैं, मैप के आधार पर भी आप अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों कौन कौन सा जो श्रेणी, कौन कौन सा पठार कौन कौन से क्षेत्र में आ रहा है दोस्तों, और वो किस किस कौन कौन से श्रेणियाँ उसके अंदर आ रही है, कौन कौन से धातुओं से पाई जाती है, कौन कौन सी नदियाँ उसमें बहती, कौन किसकी विभाजक नदी है, कौन कौन से, ये सारे इसमें दे रखा है दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब ये तो मैप देख लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ी सी नजर हम दोस्तों मध्य प्रदेश के सेल समूह पर। सेल समूह का मतलब ये है दोस्तों यानी कि उसके अंदर कुछ मिट्टी में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ धातुएं पाई जाती है जो कि उस मिट्टी में पाई जाती है। तो अब ये तो बात करें सेल समूह। सेल समूह किस तरीके से, आप जैसे सभी को इसमें एक टेबल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से दे रखा है दोस्तों। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के सेल समूह, मध्य प्रदेश का समूह यानी कि सेल समूह ये और क्षेत्र हो गया, और श्रेणी और चट्टान हो गई। अब सेल समूह यानी कि जो सेल समूह आद्य महाकल्प चट्टान, इसमें क्या है दोस्तों यानी कि इसमें दोस्तों आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको यानी मिलेगा कि दोस्तों यानी कि मालवा दक्कन ट्रे बुंदेलखंड और विंध्यखंड जो है दोस्तों आप मैप में ऊपर देख सकते हो, तो इसमें ग्रेनाइट नेस या सिल्टाइक। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि आद्य महाकल्प चट्टान में कौन सा क्षेत्र आता है या नहीं आता, तो ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और बात करें इस श्रेणी के जो कौन कौन से इसमें पदार्थ आते हैं वो भी आपको ध्यान होने चाहिए दोस्तों, तभी आप एग्जाम में सही क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो दोस्तों, वरना गलत हो जाएगा तो फिर नंबर जाएंगे। तो आपको यह नंबर ध्यान रखने के लिए आपको पूरा यानी कि एक एक नंबर से एक एक टॉपिक समझना है, रीड करना, पढ़ना और याद रखने की कोशिश करना, जिससे कि एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सके दोस्तों। ये तो बात होगा धारवाड़ क्षेत्र के जीवाश्म का अभाव दोस्तों, यानी दक्कन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के बीजावर श्रेणी दोस्तों, ये सभी दोस्तों यानी दक्षिण मध्य और प्रदेश बुंदेलखंड और विंध्य के मध्य बीजावर श्रेणी दोस्तों, इसी के अंदर चिल्पी श्रेणी जैसे बालाघाट में ज्यादा पाई जाती है, और सोरसा श्रेणी जो छिंदवाड़ा में एग्जाम क्वेश्चन की चिल्पी श्रेणी सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, वो है दोस्तों बालाघाट। कौन दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश, वो दोस्तों बालाघाट आपको ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हो गया यानी कि सेंसेशन छिंदवाड़ा में हो गया, पूर्णिया पन्ना ग्वालियर में हो गया दोस्तों, बीजावाड़ा पट्टा पटर ग्वालियर इस तरह क्षेत्र, विंध्य सेल में रीवा चंबल तक ये दोस्तों आएगा, और इसमें सोनघाटी भांडर श्रेणी कैमूर श्रेणी रीवा श्रेणी दोस्तों सभी तृतीय समूह दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, और दोस्तों इसमें दोस्तों गोंडवाना महाद्वीप को दुहन से दक्कन तक यानी दुहन से दक्कन तक पटरकर स्वरूप इसमें आएगा दोस्तों। गोंडवाना सेल में दोस्तों सतपुड़ा बेगलखंड आज तो जाने की कोशिश करें दोस्तों। अब दोस्तों इसमें यानी कि पंच घाटी मोहयानी देनवा बगराज कोयला से तथा पंचमढ़ी महादेव श्रेणी दोस्तों इसी में आएगी दोस्तों। दक्कन ट्रेप माला पटर लंबे सिगार श्रेणी जाना पाओ की श्रेणी सभी इसी में आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो मैंने दोस्तों आपको यानी कि इसलिए जल्दी बता दिया दोस्तों, यानी कि आपको यानी सारी श्रेणियां ऊपर बता रखी है, उस श्रेणी के आधार पर दोस्तों आपको यानी कि समझना चाहिए। और उसके अंदर दोस्तों आप मध्य प्रदेश का नक्शा भी मैप्स दे रखा दोस्तों, उसमें आप समझ सकते हैं कौन सा जिला किस में आ रहा है, कौन सी श्रेणी किस में आ रही है, कौन सी पठार किस में आ रहा है, कौन सी शैले किस में आ रही है, कौन से क्षेत्र में आ रही है, कौन सी श्रेणी आ रही है, चट्टाने आ रही है, सारा उसमें दे रखा है। तो ये सारा आपको यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आपको यानी कि अच्छे से समझने में काफी आसानी ऊपर मैंने बता ही रखा दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्वत यानी किसे कहते हैं दोस्तों, सबसे पर्वत का मतलब ये होता है दोस्तों कि यानी कि इस तरीके से बने हुए क्षेत्र को पर्वत कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से अगर पर्वत बनता दोस्तों, यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य जिसमें पर्वत ज्यादा है, तो इस तरीके से पर्वत बनते हैं दोस्तों। पर्वत कौन कौन से है, तो मध्य प्रदेश के कुछ पर्वत इस तरीके से दोस्तों, विंध्याचल पर्वत सबसे बड़ा कौन से, विंध्याचल। अब दोस्तों ऊपर मैंने माला पठार में ऊपर पड़ा दोस्तों कि सिगार जो थे वो मध्य में माला पठार की सबसे ऊंची चोटी थी, जैसे 881 दोस्तों। फिर नर्मदा सोन में कौन सी आई, तो नर्मदा सोन में दोस्तों आपको अमरकंटक मिलेगी दोस्तों। इस तरीके दोस्तों जो श्रेणियां है इसके अंदर दोस्तों यानी कुछ पर्वत भी पाए जाते हैं दोस्तों। पर्वत कौन से दोस्तों वो आपको पता होने चाहिए दोस्तों। तो पर्वत की बात करें तो विंध्याचल का कगारी क्षेत्र, विंध्याचल एक यानी कि एक क्षेत्र दोस्तों, कगारी क्षेत्र राज्य में अवस्थित है। यह पूर्व में भांडेर, पूर्व कौन सा है, तो ये पूर्व आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पूर्व में ये हिस्सा है, और पश्चिम में ये, उत्तर में, दक्षिण में ये। तो राज्य में यह पूर्व में भांडेर, पूर्व में भांडेर श्रेणी से पश्चिम में मुरैना आदि तक मध्य प्रदेश से उत्तरी सीमा से निर्धारित है। उत्तरी सीमा ये है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा, तो इसमें जो पश्चिम से मुरैना, पश्चिम से ये तो मुरैना जिला जहां तक आएगा दोस्तों, वहां तक आदि तक मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से निर्धारित विंध्याचल श्रेणी आएगा। पर्वत पठार है राजपीपला श्रेणी दोस्तों, यह पश्चिम भाग से, पश्चिम भाग कौन सा होगा, पश्चिम भाग तो ये हो गया दोस्तों, भाग से प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर, पूर्व में कौन सा, ये तो पूर्व तो बुरहानपुर दर्रा तक जाती है। राजपीपला पहाड़ियां, अखरानी पहाड़ियां, बड़वानी पहाड़ियां, बीजागढ़ तथा असरगढ़ पहाड़ियां, इसी भाग में यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। किससे, यहाँ से ताप्ती नदी इसमें निकलती है राजपीपला श्रेणी से। एग्जाम क्वेश्चन, रीवा नदी कौन सी श्रेणी से, रीवा जो रावी नदी दोस्तों वो कौन सी, ताप्ती नदी कौन सी श्रेणी निकलती, तो वो आपको राजपीपला पर्वत श्रेणी से। ऐसा नहीं कि विंध्याचल लगा दे आप या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या मेकल श्रेणी लगा दे, आंसर दोस्तों राजपीपला रहेगी, ये सभी गलत हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यानी दोस्तों इसमें बुरहानपुर दर्रे से, फिर बुरहानपुर दर्रा तो इधर मैंने पढ़ा दोस्तों, पूर्व से
जो जैसे दे रखा है दोस्तों, ब्राज श्रेणी जो कि मतलब यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है जो कि पश्चिम भाग से होकर बुरहानपुर दर्रा तक, बुरहानपुर दर्रा यहाँ मान लिया जाता है। तो बुरहानपुर दर्रे के पूर्व से सतपुड़ा तक, पूर्व तो ये हो गया, तो बुरहानपुर दूर से सतपुड़ा तक श्रेणी है। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी धूपगढ़ है जो कि 1350 वर्ग किलोमीटर तक ये है दोस्तों। आपको यानी कि ऊंचाई सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, तो आपको धूपगढ़ की चोटी है दोस्तों। दोस्तों ये 1350 मीटर जो महादेव पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। जो महादेव पर्वत श्रेणी किसमें, तो ये इसी में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में दोस्तों। अब दोस्तों बात करें मेकल पर्वत श्रेणी। मेकल पर्वत श्रेणी जो कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में दो नाम से जाना है। तो श्रेणी का पूर्वी भाग मेकल का पठार, इसका पूर्वी भाग अर्धचंद्राकार। अब पूर्वी भाग तो मान लिया कि मध्य प्रदेश है, तो पूर्वी भाग तो ये हो गया, तो इसका अर्धचंद्राकार का मतलब अब जैसे अर्धचंद्र यहाँ ऊपर ही बता दिया जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्धचंद्राकार, ये जो हिस्सा दोस्तों यानी कि आपका यानी पूर्व के जो अर्धचंद्राकार यानी कि इस तरीके से बना हुआ है दोस्तों, ये अर्धचंद्राकार दोस्तों यानी आधा चांद बना बोला जाता है उसे। ये अर्धचंद्राकार दोस्तों यहीं पर स्थित दोस्तों, यानी कि इसमें मेकल पर्वत श्रेणी के का पूर्वी भाग मेकल का पठार कहलाता है। इसका पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है दोस्तों। तो इस तरीके याद रख सकते हैं मेकल श्रेणी, पर्वत श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी के बारे में कौन कौन से श्रेणियाँ कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम से पूर्व में कहाँ तक है दोस्तों, राजगढ़ श्रेणी पूर्व से पश्चिम में बुरहानपुर तो कहाँ तक दोस्तों। इसमें कौन कौन से जिले पहाड़ियाँ आती है दोस्तों। इस भाग में ताप्ती नदी कौन से निकलती है, पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से दर्रे से बुरहानपुर दर्रे से सतपुड़ा का दिन ऊंचाई चौड़ी धूपगढ़ 1350 वर्ग किलोमीटर। मेकल श्रेणी के बारे में पता होना, मेकल श्रेणी कहाँ पर स्थित दोस्तों, और ये पूरी भाग में मेकल का पठार कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी पूरी भाग अर्धचंद्राकार। बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ आपको यानी कि ये सारी चीज़ आपको इस तरीके याद हो जाएगी दोस्तों। सारी बहुत महत्वपूर्ण ये सारे टॉपिक्स सारे मतलब वो ज़्यादा कठिन नहीं दोस्तों, आप ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ सकते दोस्तों। सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से लिखी हुई हिंदी में दे रखी है, तो आप समझ सकते हैं। सारी चीज़ इसमें दे रखी है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसमें हमने नीचे नदियाँ, तो ये नदियाँ तो अगले टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। जितना भी दे रखा नदियाँ, जितनी भी जो नदियाँ कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ उसका यानी कि गिरने का स्थान है, कहाँ कितनी लंबाई है, कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, सारा हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक्स में अच्छी तरीके से कवर करेंगे उसको भी, काफ़ी ताकि नदियों के बारे में आप अच्छे समझ आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप सारा इसमें हमने कवर किया दोस्तों, यानी कि हमने जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बारे में सारा हमने कवर किया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन आपको हर एक चीज़ से अच्छी तरीके से इसमें परिचित करा दिया दोस्तों। और याद रखना यानी कि आपको यानी कि मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से पठार आ रहे हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं, कौन कौन से राज्य, कितने ऊंची चोटी है, मध्य भाग का पठार कितने भागों में बांटा गया, रीवा पन्ना पठार कितने भागों में, नर्मदा सोन घाटी में कौन कौन सी नदी घाटी आ रही है, बुंदेलखंड पठार में, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कौन कौन से आ रहे हैं, पूरी पठार बगलखंड पठार इसमें आ रहा है दोस्तों। सारे यानी कि एक एक चीज़ को आपको यानी कि सारा आपको यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें एक्सप्लेन किया है और समझाया गया है। जिससे कि आप दोस्तों अगर आप इसको अगर एक दो बार पढ़ेंगे दोस्तों मैप के माध्यम, मैप तो मैं इसमें लगा ही दूंगा दोस्तों, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको रीड कर सके, समझ सके और ध्यान रख सकते। मेन चीज़ तो इसमें ये है दोस्तों कि आपको दोस्तों मेन कि आपको इसको याद रखना है, कंटेंट को ध्यान रखना है, टॉपिक को ध्यान रखना है, और उसका जो वर्ड लिखा हो उसको ध्यान रखना है दोस्तों। इसको तो मैं किस तरीके से डिवाइड तो नहीं कर सकता, समझा सकते हैं, लेकिन आपको आपको खुद को कंटेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका ये डिग्री है, आप समझ सकते हैं। ये चीज़ें जिलों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ऊंची चोटी ध्यान रखना पड़ेगा, मध्य भारत का पठार कहाँ पर स्थित है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश राजस्थान में कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपको पता करना पड़ेगा। रीवा पन्ना पठार आपको कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो भी आपको पता करना पड़ेगा। रीवा पन्ना पठार इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आ रही ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये नर्मदा सोन घाटी है दोस्तों, ये नर्मदा सोन घाटी कहाँ से निकलती है, कौन से इसमें मध्य प्रदेश उच्च मध्य प्रदेश के अंदर कौन से क्षेत्र में कौन सी नदियाँ यहाँ से बहती है, बुंदेलखंड पठार आपको पता करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें सारी यानी सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में सारी यानी आपको अपने हिसाब से सारी जानकारी ध्यान रखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगी, जिससे कि आपको हर एक श्रेणी के बारे में उसके अंदर श्रेणी, पठार, मैदान, नदियाँ, उसके अंदर कौन से धातु है, क्षेत्र है, कौन से शैल है, कौन सी ये क्षेत्र कौन सा है, उसमें नीच या फिर चट्टानें कौन कौन सी, सारी आपको यानी कि श्रेणी और चट्टानें कौन कौन सी श्रेणी और चट्टानें कौन कौन सी, सारा इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ेगा समझ। तो सारा इस वीडियो में कवर किया दोस्तों। और पर्वत भी से यानी कौन कौन से पर्वत कहाँ से कौन से राज्य से कहाँ, पश्चिम से पूर्व तक कहाँ पर है, सारा इसमें यानी कि एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल पर दोस्तों। तो ऐसे ही टॉपिक्स को समझने के लिए और ध्यान रखने के लिए दोस्तों और अच्छी तरीके से कवर करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।